Part 2 of my video, Activity 1.2, Chapter number 1, Class 9th, Matter in Our Surroundings. Activity 1.2. Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in the 100 ml of water. अब हमें सबसे पहले 2 to 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसे हमने डिसॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। 100 ml ऑफ वाटर में हमने उसे डिसॉल्व किया। टेक आउट approximately 10 ml of the solution and put it into the 90 ml of clear water. अब हमने उसे लेना और 90 ml जो क्लियर वाटर है उसमें डालना है। अब ये फर्स्ट सोल्यूशन है। अब इसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 to 3 क्रिस्टल्स डाले। अब ये 90 ml इसमें और लिया था, उसमें 10 ml इसका निकाल के इसमें दिया। तो अब देखो कोई डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को इन दोनों में? ये और इसका कलर में डिफरेंस है। इसका कलर जो है वो फेड हो गया है। और सेकेंडली इसके बाद हमने इसका 10 ml लेके इसमें डाला तो उसमें और फेड होता जाएगा। जैसे जैसे हम 10 ml लेके 90 ml में डालेंगे तो और उसका जो कलर है वो फेड होता जाएगा। This experiment show that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. इससे हमें पता लगा कि जो कुछ क्रिस्टल्स है ना पोटेशियम परमैंगनेट के, वही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसे कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इससे हमें पता लगा कि देयर मस्ट बी मिलियंस पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में हजारों पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैम सेल्फ इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जो जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो और छोटे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं वो पार्टिकल्स में। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो उसकी जगह हम डेटोल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डेटोल का आगे से आगे हम 10 ml में डालते हैं कि डेटोल को उसकी स्मेल उतनी कम होती जाएगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो और डिवाइड होते ही जाएंगे आगे से आगे। The particle of matter are very small, they can small beyond our imagination. जो हमारी इमेजिनेशन हम तो सोचते हैं कि एक पार्टिकल लेना जैसे पानी की ड्रॉप है उससे मतलब थोड़ा सा काम होता है, उससे कोई 100-200 पार्टिकल से बना होगा, पर मिलियंस ऑफ पार्टिकल इतनी सी ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, इतनी सी ड्रॉप के लिए हजारों लाखों पार्टिकल लगते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल लगते हैं इन्हें इतनी सी ड्रॉप बनने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हाँ उनके बीच में स्पेस होती है। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये वाटर है, ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है, तो ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, इन दोनों के बीच में गैप है। ये हमने यहाँ पे पहले भी देखा है ये चीज़। यहाँ पे ये देखो, ये पार्टिकल्स दिए, इन दोनों के बीच में गैप है ना, ये गैप है, ये दो ब्लू के बीच में गैप है ना। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे पता लगा कि इनके बीच में जो है वो गैप है। जैसे इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा। आगे Similarly, when we make tea, coffee or नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particle of the other. This show that there is enough space between particles of matter. अब ये शो करता है अगर हम टी बनाते हैं या फिर कॉफ़ी तो उसके अंदर चीनी डालते हैं, पहले भी हमने एक्टिविटी की, वो शुगर का लेवल सेम रहता है। ऐसा सेम क्यों रहता है? क्योंकि उनके बीच में गैप है, उस गैप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो शुगर के क्रिस्टल, जिससे वो जो है लेवल इंक्रीज नहीं होता, वो उसी लेवल के अंदर रह के वो उसी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उसी लेवल के अंदर। आगे एक्टिविटी 1.3 यहाँ पे है, एक्टिविटी 1.3। अब put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? अब
इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, ये अगरबत्ती है। अगर हमने अपनी क्लास के कॉर्नर में जगाई तो हमें उसके कितनी पास जाना पड़ेगा जिससे हमें उसकी स्मेल आ जाए। तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स है, ये एयर के साथ जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्टेट है, दूसरी स्टेट के पार्टिकल दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। वो गैस टू गैस हो सकता है या फिर गैस टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, वो तीनों स्टेटों में से कोई भी एक दूसरे के साथ हो सकता है। तो ये अभी यहाँ तक है। आगे बोल रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के कितनी पास जाके आए। तो जितना हमारा टेम्परेचर जो है गर्मी वाला होगा ना, उतना ही दूर तक हमें स्मेल आएगी। जैसे गर्मियाँ होती है ना, गर्मियों में अगरबत्ती जलाएंगे तो हमें स्मेल दूर तक आएगी। अगर हम जलाएंगे उसे सर्दियों में तो थोड़ी कम दूर तक आएगी। वो भी उसका एक्सपेरिमेंट भी है, एक्टिविटी है आगे, जिससे हम प्रूव करेंगे ऐसे कि ये जल्दी आती है और लेट आती है। आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। अब हमने 2 बीकर लेने हैं, ये 1 बीकर, ये 2 बीकर, ये 2 लिए, इन्हें वाटर से फिल करना है। और एक भी लेना है, हम मतलब वाटर से फिल किया, कर दिया। अब इस एक के अंदर हमने डालनी है ब्लू और रेड इंक, और एक के अंदर डालना है हमने हनी, शहद डालना है। तो अब बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया उसके डालने के बाद, हनी को डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप। तो जब हम इंक ड्रॉप डालेंगे तो उसी टाइम वो विदिन 1 मिनट जो है वो उसके अंदर वो जो पूरा सोल्यूशन है वो जो है वो ब्लू इंक डालेंगे तो ब्लू, या फिर रेड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है इंक डिफ्यूज़न जल्दी हो जाएगी। इंक के साथ जो है वाटर जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा। ये आ गया पहली बात। और सेकंड ऑब्जर्वेशन में, हनी एक थिक लिक्विड है जिससे हमें टाइम लगेगा उसके लिए, उसके अंदर मतलब हाफ डे तक भी लग सकता है पूरा होने में बिना स्टिर किए। स्टिर करने से थोड़ा जल्दी हो सकता है, बिना स्टिर किए बहुत टाइम लगेगा। अगली है एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब एक बीकर लेना, उसमें क्रिस्टल डालने कॉपर सल्फेट के डाले। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर CuSO4 सल्फेट SO4, CuSO4 के हमने क्रिस्टल डालने हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं। अब एक हॉट वाटर में डालना है ना, दूसरा कोल्ड वाटर में। तो अब यहाँ 2 आएंगे कंटेनर, एक हॉट वाटर आ गया, इसमें भी SO4 है, CuSO4 है, और इसमें भी CuSO4 है। बोथ में क्या है, CuSO4। तो अब बोल रहा है कि डू नॉट स्टीयर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। स्टीयर नहीं करना, बॉटम पे आने दो क्रिस्टल्स को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपन एज द टाइम पासेज। अब जब टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा तो क्या होगा, बीकर से जो हॉट वाटर है ना उसके अंदर जो है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा जो पार्टिकल्स है और एक्सपैंड होते हैं। पर जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसी तरीके से जब हम पानी ठंडा करते हैं फ्रीजर के अंदर बर्फ़ रखते हैं, जितना उसे ठंडा टेम्परेचर मिलता जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, बर्फ़ के रूप में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है ना पानी, उसके पार्टिकल क्लोजर और क्लोजर आते रहते हैं। या बर्फ़ बनाने को जब हम रखते हैं फ्रीजर में पानी, तो क्लोजर आते रहते हैं। उसी तरीके से ये भी क्लोजर आ जाएंगे, स्पेस कम बचेगा। उसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट है वो जल्दी मिक्स नहीं होगा, उसके बीच में जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई करने में उसको टाइम लगेगा। ये इसका कंक्लूजन आया। और हमने ये एक्टिविटी 1.3 है ना, इसकी बात भी जो मैंने बोली थी ना, डिफ्यूज़न प्रोसेस, वो कुछ जल्दी किसमें हॉट गैस में जल्दी होता है जब हॉट हो टेम्परेचर, तो वो भी हमें यहाँ से क्लियर हो गया इस बात से। अब एक्टिविटी 1.5 करने के बाद हमें ये पता लग गया। आगे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं, दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अब कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे ये बैलून है, एक मिनट, यहाँ मैंने बैलून ड्रॉ किया ये। अब ये इसके ऐसे मैं ब्लो कर रहा हूँ इसे,
अब इसके जो पार्टिकल्स है ना यहाँ यहाँ जाते जाएंगे। अब ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ भी मोशन में, कोई इधर जाके इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ही कोई रैंडम मोशन होता है, इनका कोई मोशन नहीं होता। जैसे अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये ना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं जब इधर उधर कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को करते हैं। और जब हम बैलून फुलाते हैं तो वो क्यों फूलता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जो एयर है, हम उसे बैलून में ब्लो करते हैं, वो जो है पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं और ऐसे से मतलब रैंडम मोशन में मूव करते हैं, जिससे वॉल्स में प्रेशर पड़ता है और वो फूलती हैं उनकी वॉल्स, इसलिए तो हम बैलून फुला पाते हैं। इन दी अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर on their own with each other, they do so by getting into space between the particles। हाँ, अब जो मैटर है उसके जो भी है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके बीच वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जो उसके बीच में प्रेजेंट है। और हमें ये भी पता लगा कि उस एक्टिविटी से पता लगा कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो हॉट टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा होता है और कोल्ड टेम्परेचर में कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीज़ जो वो है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्सपैंड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ठंडा है तो यहाँ से ऐसे सिकुड़ते हैं वो, ना कि वो करते हैं। आयरन के साथ भी ऐसे होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं, इससे गर्मियों में वो फैल जाते हैं ना, और ऐसे ऑब्जर्व भी किया गया है, वो फैल जाते हैं और जब सर्दियाँ आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक्टिविटी 1.6। अब जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं बिटवीन पार्टिकल्स। ये और ये सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। जैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उतना सॉलिड होता है। जैसे मेरे आसपास ये आयरन आर्टिकल है मेरे पास, तो अब मैं इसे बीट करूँगा ये टूटेगा क्यों नहीं? वैसे चौक को अगर मैं तोड़ूंगा तो टूट जाएगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो कम करेगा ना, जैसे चौक कम कर रही है तो वैसे टूट जाएगा। उसी तरीके से इस हमें बोल रहा है कि ये वाला डांस करना है, ये इंडिया का ट्रेडिशनल डांस है, इंडिया के कई स्टेट्स में किया जाता है। तो अगर हम इसमें चेन बनाते हैं, ऐसे बोल रहा है फील्ड में करने को, तो बच्चे चेन बनाते हैं। जैसे इन्होंने चेन बनाई हुई है, तो ये जो चेन है ऐसी ही है इनके जैसे। ये पार्टिकल 1 आ गया, ये पार्टिकल 2 आ गया, ये पार्टिकल 3 या 4 या 5 एक दूसरे से जुड़े हुए ना, उसी तरीके से जुड़े। जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में। इसलिए बोल रहे ये जितना ज़्यादा पास होंगे ना उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। ये है इस एक्टिविटी में। आगे है एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल। अब आयरन नेल लेनी है, क्या होती है? कील। अ पीस ऑफ चौक, अब ये चौक आ गई, ठीक है। और एक रबर बैंड लेना है, रबर बैंड आ गया, ठीक है। अब बोला ट्राइड बीटिंग देम विद बाय हैमर और कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब उसे कट करो या फिर हैमर से मारो। तो सबसे पहले कील लिए, हैमर से मारेंगे, मारा हैमर से मारा तो फ्लैट हो गई। क्यों होगी फ्लैट? क्योंकि उसके ऊपर हम टूटेगी नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है उसके अंदर, इजीली नहीं टूटती उसे तोड़ने के लिए हमें मतलब उसके पार्टिकल्स को और फोर्स लगा के तोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से चौक है वो टूट जाएगी, क्यों? उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक नहीं होते। सॉलिड में बिल्कुल साथ साथ ऐसे कोई गैप ही नहीं है, ऐसे साथ साथ बिल्कुल। पर जो चौक है उसके थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस वजह से जो है जो एक दूसरे के पार्टिकल है दूर दूर होने की वजह से वो इजीली टूट जाता है। और जो रबर बैंड है अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो भी स्ट्रेच होकर टूट जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा नहीं होते, पर स्ट्रेचेबल है वो रबर बैंड। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। ये वाटर लिया, ट्राई कटिंग दी सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। अब इसको पानी लिए यहाँ पे, उसे काटने की कोशिश करो उंगली डाल के, कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो है, पर जो उसकी इतनी स्टेबल भी नहीं है फोर्स कि जो हम हाथ डाल लेंगे कि वो फोर्स को मेंटेन करेगा। जैसे ये सॉलिड है, मैंने इस पर ऐसे किया,
ये है, तो इसमें से अब मेरा हाथ पास नहीं हो और पानी में से हो जाए, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, पर सॉलिड के तो है, इसलिए नहीं हो पाया। ये आई हमारी ऑब्जर्वेशन। इसे करने के बाद ये पता लगा हमें। आगे 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन दी 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब जो हमारे आसपास मैटर है वो 3 स्टेट्स में होता है। अब मेरे आसपास पहले सॉलिड है, सॉलिड चीज़ें बहुत होती हैं ये। अब मेरे अराउंड पानी है, तो वो पानी जो है वो किस में आएगा? लिक्विड आएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म है वो मैटर की। और गैस, मेरे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है मेरे पास सिलेंडर, तो वो उसके अंदर गैस भरी है, तो वो भी एक वही है मैटर, क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। क्योंकि अगर, और मास भी है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है ना वैसे 14 kg और वैसे कितना 29 होता है kg गैस को भर के, मतलब गैस का वेट है, हल्का हो जाता है ना जब गैस खत्म हो जाती है, जब गैस भरी होती है तो भारी होता है। ये आया हमारी ऑब्जर्वेशन। दी सॉलिड स्टेट। अब पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9 कोलेक्ट दी फॉलोइंग आर्टिकल। एक पेन कोलेक्ट करना है, बुक, नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, इन सबको कोलेक्ट करो। स्केच द शेप ऑफ दी अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। उनके आसपास, मतलब पेंसिल के अराउंड, पेंसिल से उनके इन सबको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो। तो ये सब करेंगे। और ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, डिफ्यूजिंग ईच अदर, व्हाट हैपन, हैमर्ड, पुल्ड। डेफिनेट शेप है, एग्जिस्ट बाउंड्री है। अब बोले कि उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है इन सब की। अब पेन है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है और मास भी है, शेप भी ऑक्यूपाई है, सॉरी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। नीडल का भी ऐसा है, वुडन स्टिक का भी ऐसा है, ये सब का सेम है। ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल हैव डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि इतने वॉल्यूम इतना है तो इतना ही होगा। पेन यहाँ रखा है तो इतना ही रहेगा। अगर लिक्विड है फ्लो कर गया तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, पर उसका शेप नहीं होती डेफिनेट। पेन की शेप वैसी रहेगी, अगर हम उसे हैमर करेंगे तभी चेंज होगी, वैसे नहीं होगी। इससे पता लगा मैटर जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब आप लोगों को किसको करेक्टरिस्टिक्स पता है किसी को करेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की क्या क्या होती हैं? सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होती है, पर काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कम होती है। काइनेटिक एनर्जी केस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी बताया था ना मैंने, जब पार्टिकल मूव करते हैं तो एनर्जी जो होती है, तो उसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा मूव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस ही नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कम है। अब लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे हम। अब कोलेक्ट द फॉलोइंग। अब एक वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है और कोल्ड ड्रिंक लेनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप पुट 50 ml मार्क। अब 50 ml मार्क रख के डिफरेंट टाइप के कंटेनर, जैसे कोई अलग सी बोतल, जैसे अलग शेप की, कोई गिलास में, कोई कटोरी में, अलग अलग बाउल वगैरह में हमने लेना है। जैसे कटोरी में ले लिया पानी, इसमें ले लिया, अगर इस ऐसी बोतल में ले लिया ऐसे, हाँ। तो अब बोला है इन सब के अंदर उसे डालना है। तो अब इसमें हमने डाला तो शेप क्या रहेगी? शेप जो है उस चीज़ की कैसी हो जाएगी पता है किसी को? जो शेप है उसकी ले लेगा। पानी अगर कटोरी में डालना, कटोरी की तरह हो जाएगी उसकी शेप, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होती किसकी? लिक्विड की, पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 50 ml लिया तो 50 ml ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये हमें यहाँ से पता लगा। आगे द गैसीय स्टेट। अब हम गैसीय स्टेट पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? अब कभी देखा है किसी ने? कोई पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो बैलून ब्लो करते हैं, या फिर आजकल तो ऐसे छोटे से भी चले हैं ना, जैसे पिचकारी सी होती है इतनी सी, वो साथ में ऐसे पीछे होता है, आगे ऐसे हवा उसके अंदर भरते हैं बैलून के अंदर। देखा है किसी ने? वो उसी की तरह है। जैसे उसके अंदर अगर हम हवा भरे, उससे हवा भरते हैं ना बैलूनों में, वैसे वो भरते हैं। जो बैलून सेलर होते हैं वो लार्ज अमाउंट में ऐसे फिल करते हैं, वो सिलेंडरों से करते हैं। एक सिलेंडर आता है, हीलियम वगैरह फिल होती है उसके अंदर, तो वो है।
अब एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml syringe and close their nozzle with rubber cork. रबर कॉर्क से उन्हें कवर करना है, क्लोज. हाँ, रिमूव द प्रिजन फ्रॉम ऑल द syringe, leaving one syringe untouched. Fill liquid in the second and piece of chalk in the third. Insert the pistons back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston after inserting them into the syringe for their smooth movement. Try to compress and content by pushing the piston in each syringe. अब ये पिस्टन कहते हैं. ये क्या होती है? सिरिंज देखिए सबने, उसके पीछे वाला पार्ट जिसे हवा फिल करते हैं. पिचकारी सबने चलाई है, पीछे को करते हैं. वो जो पीछे वाली होती है पिचकारी की भी ऐसे होती है ना, जिससे उसके अंदर वाटर फिल होता है. वो कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो अंदर को खींचता है, वह उस अंदर को आता है, उसी के साथ प्रेशर होता है, वो पीछे को आता है और सारा वाटर आ जाता है. फिर आगे प्रेशर से रिलीज होती है पानी. अब उसी तरीके से आगे गैस फिल हो जाएगी. रबर शक्कर लगाना है आगे, या फिर यहाँ तो रबर शक्कर बोला है इन्होंने. अगर आप इसकी जगह क्या लगाते? बैलून. ये इसके आगे लगा दिया बैलून. तो बैलून लगाया तो इसकी जगह स्पेस जो है ना यहाँ, ये जितना इसे करेंगे उतना ही ये फूलता जाएगा बैलून. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर है, गैस है ना, वो यहाँ को रिलीज होगी और ये फूलेगा. अब आगे वही आगे प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको पहले बताया है कि सॉलिड में वो जो टाइटली पैक्ड होते हैं, गैस में थोड़ा कम होते हैं, और गैस में सबसे कम होते हैं और लिक्विड में थोड़े गैस से ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. गैस में थोड़े ज़्यादा ही कम टाइटली पैक्ड होते हैं. देखो कितनी दूर दूर है, और इसमें थोड़ा पास पास है. इसमें तो है ही नहीं, बहुत कम गैप है ना सॉलिड में. ये पता लगा हमें इससे. अब हम इससे आगे देखेंगे. एक मिनट. इससे आगे हमारा आएगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर का हम स्टेट चेंज कर सकते हैं? आप बताओ. वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. इससे क्वेश्चन भी हो गया कि ऐसी कौन सी जो है स्टेट है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है. वाटर, सॉलिड में भी आइस बना दिया, लिक्विड में वाटर ही रहेगा, और गैस में वेपरों की फॉर्म में. लग गया ना पता. अब हम एक्टिविटी करेंगे परफॉर्म फॉर 1.12. एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ ice in a beaker and suspend it in a laboratory thermometer so that its bulb in the contact with ice. अब आइस के कांटेक्ट में रहे ना, 150 ग्राम आइस लेनी है, बीकर के अंदर डालनी है, और जैसे सेटअप दिया है ऐसे परफॉर्म करना है. ठीक है, यहाँ बताया कौन सा क्या क्या है. अब उसके साथ थर्मोमीटर लगाना है, जिससे लेबोरेटरिकल. अगर सिंपल लगाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा. लेबोरेटरिकल लगाना है, और लेबोरेटरिकल का ये भी ध्यान रखना है कि जो लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसके अंदर किंक नहीं होती. तो अगर बाहर निकाल दिया तो जो किंक है ना, उसके वो ना होने की वजह से ना जो टेम्परेचर है वो सीधा फॉल हो जाएगा, सीधा फॉल करेगा वो जो उसका टेम्परेचर है. आगे फिर अगर हमने उसे कन्वर्ट किया तो अब देखा, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम. नोट दी टेम्परेचर व्हेन दी आइस स्टार्ट मेल्टिंग. जब आइस मेल्टिंग करना शुरू हो जाएगा ना, उसका टेम्परेचर नोट करना. नोट दी टेम्परेचर व्हेन ऑल दी आइस हैव कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब वो जो कन्वर्ट हो गया उसे देखना क्या है, कितना रहा उसका टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी. मैंने बोला था अगर जितना गर्म है, जैसे गर्म टेम्परेचर है, पार्टिकल्स एक्सपैंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा. जैसे पार्टिकल्स दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा. जितनी पास होती है उतनी कम होती है. तो ये हमें पता लगा. अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब मेल्टिंग पॉइंट किसे पता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये किस वजह से होता है? लेटेंट हीट की वजह से, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम जैसे आइस है उसे हम हीट करना शुरू करेंगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वाटर पे कन्वर्ट होने लग पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही हम वाटर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कन्वर्ट होने लग पड़ेगा आइस में। ये है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 डिग्री केल्विन। अब केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। ये हमें आगे इक्वेशंस भी आएंगी जिसे हमें सॉल्व करना है, तो उससे हमें याद रखना पड़ेगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन। अगर देखा जाए ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है किसी को? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है +100 है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको प्लस कर देंगे 273, तो आंसर आएगा 373 डिग्री केल्विन। व्हेन अ आइस मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट के बारे का कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि जब हम ऐसे कोई भी हमने लिया है, जैसे किसका एग्जांपल दो, जैसे हाँ आइस को पिछली एक्टिविटी की तो उसका टेम्परेचर जब चेंज होने लगा, मैंने बोला था ना 0 डिग्री सेल्सियस है जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेम है। ऐसा क्यों है? वो लेटेंट हीट की वजह से, जब एक स्टेट से दूसरे में होता है तो वो सेम रहता है उसका टेम्परेचर उस टाइम के लिए। आगे आएगा, आगे हमें बोला है कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है? केल्विन होते हैं। क्या होते हैं? केल्विन। आगे हमें बताया, जो मैंने आपको बताया सर, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। अब आगे इक्वेशंस दिए हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, और अगर यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि the amount of heat energy means the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब latent heat of fusion के लिए, अब फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है पहले ये बताओ, किसको पता है? फ्यूजन मतलब उसको कन्वर्ट होने को कहते हैं। अब जो फ्यूजन का प्रोसेस है ना, उसमें 1 किलो जो है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे मतलब किसी को कन्वर्ट करने में, लिक्विड को ना लिक्विड में सॉलिड को, तो 1 किलो जो हम यूज़ करेंगे ना सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, जितनी हीट यूज़ होगी तो हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड है, क्या आइस है, आइस कन्वर्ट हो जाती है किस में? आइस कन्वर्ट हो गई हमारी वाटर में, लिक्विड में। क्या है? फ्यूज़न है, उसी फ्यूज़न प्रोसेस है, तो उसी की तरह हमारा आ गया ये एग्जांपल, मतलब फ्यूज़न प्रोसेस है वो, जिस वजह से हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। आगे हमारा वही आगे इक्वेशन जो मैंने आपको बोला था 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू वो, ये हमारा मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हमारे लास्ट में अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस, कि कौन सी को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या उस प्रोसेस का नाम है, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। जैसे एक मिनट अगला पेज खोलता हूँ मैं, ये है, ये अगला पेज है, तो इसके अंदर जो है सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन शो की है, ये सारे प्रोसेसेस हैं। अब ये है, ये सारे प्रोसेसेस, तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा क्या क्या टॉपिक बचा? एक ये बचा ना कि कन्वर्जन होती है कौन सी 3 स्टेट्स की, किस में क्या करते हैं, क्या होता है, फिर इवेपोरेशन वगैरह वाला आ गया, ये एग्जांपल पढ़ के फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि 2 नए टाइप और कौन से हैं मैटर के, एक है प्लाज्मा, एक है बोस आइंस्टाइन कंसोलेट, मतलब BEC, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारा ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी मेरी वीडियो का डल चुका है, इसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट है। थैंक यू।